नमस्कार। बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज के एपिसोड में मैं एक बुक लेकर के आई हूँ जो है फरवरी नोट्स। डॉक्टर पवन विजय की लिखी हुई है ये किताब, और इसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि ये भावों से भरी हुई किताब है। भावों से भरी हुई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके एक एक शब्द में जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप एक अलग तरह की रूमानियत पे खो जाते हैं। बहुत अच्छी किताब इसलिए है क्योंकि एडल्ट लव स्टोरी आप इसे कह सकते हैं। और इसमें मैं आपको पहले डॉक्टर साहब का परिचय दे दूँ। डॉक्टर पवन विजय जो है मूलतः समाज के अध्येता हैं जो अपने उत्तर आधुनिक विमर्श के लिए जाने जाते हैं। मानव मन की प्रेमिल अभिव्यक्तियों और मौसमों के सौंदर्य को अपने शब्दों में ढालने वाले डॉक्टर विजय साहित्यकार होने के साथ साथ समाजशास्त्री, स्तंभकार, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद भी हैं। जौनपुर के रहने वाले डॉक्टर विजय की पढ़ाई लिखाई कानपुर में हुई है और वर्तमान में वह दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारतीय समाज का अध्यापन करते हैं। फरवरी नोट्स का जो एक दो लाइन में मैं उसको बताऊं तो कैसे होगा, आप खुद उस भाव को समझ पाएंगे। जीवन में कभी प्रेम किया ना किया हो, जाने की रूमानियत और मोहब्बत के एहसास से एक एक शब्द कैसे रचा जाता है। दो लाइन इसके अंदर है जो मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे आपको भाव आएगा अपने आप ही। मेरे पथ के हर सिंगार या राह बनी पाथे मेरी, मन पुलकित है अनुबंधित है एक तुम्हारी सुधियों से। आगे कुछ लाइन्स हैं। मेरे जीवन के रंगरेज, मेरे हृदय के संगीत, मेरे अकारण मीत, यह माह फरवरी है, तुम्हें याद हो कि न याद। ये तो फरवरी आती है हर साल जिस पर हमने कोई हर्फ जड़ा हो, वह फरवरी बस एक बार। तो ये है फरवरी नोट्स। अब मैं आपको ले चलती हूँ पहले फॉर्मेट में, जैसे हम ऑडियो में बात करते थे, तो उस ऑडियो फॉर्मेट में हुई हमारी लेखक से आमने सामने की बातचीत। सुनिए। नमस्कार पवन जी, बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे के पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे को सवाल है किताब को लेकर के। तो पहला सवाल है, फरवरी नोट्स का ये जो शीर्षक है इसके बारे में बताएं कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार। फरवरी नोट्स का शीर्षक, जाहिर सी बात है, अगर फरवरी महीने की बात होगी तो बात होगी प्रेम की, बात होगी वासंती सुरों की, बात होगी मधुमासी सुरों की जी। तो यह पुस्तक उन सारे स्वरों को, उन सारे सुरों को, जितने भी वसंत को लेकर के, प्रेम को लेकर के, मधुमास को लेकर के जो भी रस छंद गंध हैं जी, तो उनको समेटने की कोशिश करती है। ओके। तो इसलिए इसका नाम फरवरी नोट्स रखा कि कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जी, जो जीवन के तमाम ऐसे मोड़ होते हैं, उस पर जाने अनजाने में व्यक्ति लिखता है। तो वो क्या लिखता है, तो उसको जो है एक जगह कंपाइल करके मैंने पुस्तक के रूप में लाने की कोशिश की है। ओके। अच्छा, ये जो एक तरह से ये अपने समय की आगे की कहानी थी, तो उसको बैलेंस एंड भी दिया, तो इसके बारे में कुछ बताएं। क्या इसके अंत के बारे में कोई और भी विचार थे, कोई और ऑप्शंस भी थे? नहीं, देखिए, जो हमारे भाव हैं, भाव हमेशा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, कि जीवन जीने का हमारा एक सहज तरीका है, तो भाव हमेशा उस सहज तरीके से के समांतर में होने चाहिए। तो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए अधिकृत नहीं हो जाते हैं।
प्रेम हमेशा हमारी जो परंपरा है उसमें प्रेम एक बड़ी अद्भुत और पवित्र चीज है, तो जिसमें स्व के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से, जैसे पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो सोचती है कि पति कितना अच्छा खाना खाएगा, और खा करके वो जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता है उस पत्नी का प्रतिदान है। उसको जो है प्रसन्नता उसमें मिलती है खाना खा करके वो अच्छा। आप जिससे प्रेम करते हैं तो सोचते हैं कि वो हैप्पी फील करे, खुश रहे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अगर अपने को हटा करके सामने वाले जिसे आप प्रेम करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाए, आप वो कार्य करने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। तो इसका जो हमने प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया तो उसमें मैंने एक वर्तमान समाज में क्या हो रहा है कि लोग प्रेम के नाम पर परिवार को तोड़ रहे हैं, प्रेम के नाम पर सामाजिक संरचनाओं को तोड़ रहे हैं, रिश्ते नाते तमाम ऐसी फिल्मों में हम देखते हैं कि सब छोड़ करके हम प्रेम को पाने के लिए हम चले गए। नहीं, मैंने उस जो वो थॉट प्रोसेस है उसको बदलने की कोशिश की है कि आप जब प्रेम करते हैं तो किसी को छोड़ करके, है ना, किसी को दुख दे करके अगर आपने किसी से प्रेम किया है तो वो प्रेम आपको अल्टीमेटली फिर आपको दुख ही देगा। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि मतलब खुशबू है कि उसकी जो सुगंध है आप तक भी जाएगी, आप तक भी जाएगी, सब तक जाएगी। तो प्रेम के वो जो मायने हैं उनको उनके निर्वचन की मैंने कोशिश की है कि ये इस तरीके से समाज में जो वर्तमान समय में प्रेम का एक कंसेप्ट जो फिल्मों के माध्यम से या विभिन्न साहित्यिक माध्यमों से लोगों तक पहुंच रहा है, उससे थोड़ा सा एक कुछ बेहतर जो अवधारणा है वो समाज तक पहुंचे। इसलिए मैंने उसका जो अंत है, हाँ, मुझे भी थोड़ा आइडियलिस्टिक लगा इसका अंत, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा और बहुत ग्रैप्स करने वाला अंत है उसका। अच्छा, इसमें इस उपन्यास में जैसे कहानी है, कविता भी है, पत्र भी है इसके अंदर, इतनी सारी विधाओं को कुशलता से जो आपने पारंगतता से लेकर के आए हैं, तो इसको कितने ड्राफ्ट में आपने किया, ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपसे ईमानदारी से बताता हूँ कि ये सिंगल ड्राफ्ट में हुआ है। सीरियसली सिंगल ड्राफ्ट में हुआ है। अच्छा। मैंने उसमें कहीं से कोई अलग से कविता नहीं जोड़ी, अलग से कहानी नहीं जोड़ी, अलग से उसमें पत्र नहीं जोड़े। कहानी शुरू हुई और जो धागे बुनते जाते हैं वैसे वो बुनावट होती गई। मेरा अपना मानना है कि जब आप अपने जो आपका दैनिक दिनचर्या होती है तो आप उसमें सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं तो कोई गीत गाते हैं। हम लोग गांव देहात के लोग हैं तो जैसे मौसम बहुत अच्छा हुआ तो मौसमों के आधार पर गीत बने हैं, उन गीतों को हम गा करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि पुस्तक भी उतनी ही सहज होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो भाव के साथ उसका जो है रस छंद अलंकार मतलब उसमें भी समाहित होने लगे। क्या बात है। तो वो जो है, इसलिए मैंने जब ये पुस्तक लिखी तो उसी भाव से लिखी और इसको जो है कहीं अलग से हमने कोई चीज इंसर्ट नहीं की, वो सहजता से इवॉल्व होती गई जिसको हम बोलते हैं। क्या बात है। अच्छा, आप अपनी लेखन यात्रा के बारे में कुछ बताइए। लेखन यात्रा, जब मैं 9th में था तो हमने पहली कहानी लिखी। क्या बात। हुआ ऐसा कि मेरी माँ जी वो कलात्मक प्रवृत्ति की थी, तो वो चित्रकारी करती थी और हम बच्चों को सुनाने के लिए तमाम कहानियां बना करके सुनाती थी। तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था और मैं नेचर के बड़ा करीब रहा हूँ। तो गांव में एक पाही होती है, पाही जानती हैं? पाही मतलब होता है कि घर से दूर खेत के पास एक छोटी सी हट टाइप की बना दी जाती है जहाँ पर आपको पूरा खेत की देखभाल करनी होती है। तो वहां पर मैं रहता था, तो वहां पर रह करके वहां पर रह करके हमने मौसम को बहुत ही नजदीक से देखा। उनके साथ हमने एक लगभग एकात्मकता स्थापित कर ली। तो किसी ने कहा ना कि जो लिटरेचर है या जो पोइट्री है या जो प्रोज है, ये क्या है, ये पावरफुल नोट्स जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हमने चैनलाइज करना है। चैनलाइज करते हैं तो लिटरेचर बन जाता है। तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, आपने इसमें देखा कि बहुत सारे नेचुरल सीन क्रिएट किए गए हैं, प्रकृति के बहुत सारे ऐसे चित्रण आपको उसमें मिलेंगे। तो वो जो है वहीं से
हम उसको ले आते हैं। तो 9 से हमने लिखना शुरू किया और फिर कॉलेज आते आते उसमें थोड़ा सा और इवॉल्वमेंट हुआ और फिर कुछ कहानी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में छपी तो और अच्छा लगा। फिर मंच मिला, मंच में पहले मैं कविताएं सुनाता था। तो कविताओं की भी एक किताब है हमारी जी। तो उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है कस्तूरी इस घाट में ले गई। अरे वाह। हाँ, तो फिर जो प्रोज है, तो प्रोज लिखने की शुरुआत बाल कहानी से हुई है। अच्छा। हाँ, तो इसकी जो स्टोरी है तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक जगह गया था, शायद मैं राजस्थान में पिलानी में गया था, तो वहाँ पर कोई मुझे मिला और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि एक कहानी जो है आप प्रेम कहानी आप लिख करके दीजिए। और उसको कोई एक रिनोन पर्सन थे तो बोले वो उसको रिसाइट करते हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो मैंने एक कहानी लिखी और कहानी लिख करके हमने उनको दिया। तो बोले कि ये वो अपने नाम से सुनाएंगे। तो हमने कहा ये बात ये ऐसा नहीं होगा कि हमने जो है किया टैग किसी का। फिर मैंने इसको कहानी से इसको उपन्यास की शक्ल मैंने दी और इसमें लगभग 5 साल लगे। ओह हाँ, ओके, 5 साल लगे। इसको 2015 में हमने शुरू किया था जी। और 2020 में इसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद और भी उपन्यास लिखे हैं या? हाँ, पहला जो मेरा उपन्यास था बोलो गंगापुत्र, जो कि महाभारत के जो मुख्य पात्र थे भीष्म पितामह, तो उन पर आधारित था। वो भी काफ़ी चर्चित रहा। और एक बाल कहानी थी मेरी, कविता की एक किताब है। और एकेडमिक में मैंने बहुत सारी किताबें लिखी जो इंडियन सोसाइटी या मतलब और भी जो सोसाइटिकल डायमेंशन है तो उन पर बेस्ड बुक लिखी है। ओके, आप अपनी यात्रा के अनुभव से नए लेखकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लिखने का प्रशिक्षण होता है, लिखने का एक मतलब कोर्स किया जाए, वर्कशॉप होता है। जो नए लेखक हैं तो उनके अंदर संवेदना पहली शर्त है लिखने की। भाई जो महाकवि और हमारे भारतीय साहित्य के जो मूर्धन्य प्रारंभिक आदि कवि जिसको हम बोलते हैं वाल्मीकि, तो उन्होंने ये देखा ना कि जो सारस है, क्रौच है, तो उसको किसी ने मार दिया, तो उस पीड़ा को उन्होंने आत्मसात किया जी। उतनी ही पीड़ा कि क्रौच का जो दूसरा साथी है वो अपने साथी को मरते हुए जो देखा, तो वो जो पीड़ा है उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया। एक तरीके से जो लिटरेरी पर्सन होता है, साहित्यकार होता है, वो परकाया प्रवेशी होता है कि दूसरे की जो पीड़ा है, जो दूसरे की वेदना है, दूसरे का जो सुख है वो महसूस कर लेता है। तो बिना उसको महसूस करने वाली जो क्षमता है उसको विकसित किए हुए कोई अगर जबरदस्ती कुछ लिखने की कोशिश करे तो नहीं लिख पाएगा। तो वो जो संवेदना का स्तर है, तो संवेदना के स्तर को इवॉल्व करने की जरूरत है, उसको विकसित करने की जरूरत है। अब जब आप संवेदनशील हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि बारिश की बूंद ऊपर से नीचे किस तरीके से लहराते हुए आ रही है, फूल खिल रहा है तो खिलने में क्या कह रहा है, कैसे बोल रहा है ना, चंद्रमा अब जब उगा है तो किस तरीके से रोशनी फैला रहा है। तो आपको हर चीज पर्सनिफिकेशन मतलब उसमें हाँ वो जो है वो हाँ तो वो जो है वो समझने मतलब आप उन चीजों के साथ आत्मसातीकरण करने लगेंगे। तो संवेदना ही वह तत्व है जिससे साहित्य सृजन होता है जी। और इसीलिए वो दूसरे को जोड़ भी सकता है। जिस पुस्तक में संवेदना है वह संवेदना उस पुस्तक का प्राण है और इसीलिए वो पुस्तक सजीव है। जिसमें संवेदना नहीं है मैं उसको निर्जीव पुस्तक मानता हूँ, क्योंकि संवेदना से ही वह पुस्तक अपने पाठकों से कनेक्ट करती है, बात करती है। तो जो नए लेखक हैं वो ये कोशिश करें कि संवेदनशील बने। बिना संवेदना के कोई पुस्तक, कोई साहित्य सृजना नहीं हो सकती। क्या बात, कितनी बढ़िया बात आपने बोली। एक चीज़ मैं पूछूंगी कि आपने बहुत किताबें पढ़ी होंगी, तो कोई ऐसी आपकी फेवरेट किताब जो आप आज भी उठा के पढ़ना पसंद करते हैं? देखिए, हर पुस्तक में हर पुस्तक एक नया दृष्टिकोण आपको देती है जी।
और जैसे मतलब हम लोग का क्या है ना कि जब भी कोई हमसे पूछता है कि आपका फेवरेट क्या है, तो हम थोड़ा सा मतलब हिचकने लगते हैं कि फेवरेट क्या है। जहाँ मतलब एक दृष्टि होती है, तो उस दृष्टि में आपको बहुत सारी चीजें ना मतलब वैसी नहीं, मतलब खराब नहीं लगती हैं कि इसमें ये खराब। हाँ, वामपंथी साहित्य को पढ़ने से मैं बचता हूँ। हाँ, वो जो मतलब ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें मतलब चम्मच बहुत अच्छा है, लेकिन उस चम्मच में अगर विष भरा है तो मतलब वो चम्मच किसी काम का नहीं है। तो अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए और अगेन बात संवेदना की, तो एक प्रेम उत्पन्न हो जाए और वो प्रेममय हो जाए, न कि आप उसको प्रेम दे रहे हैं सो दैट यू कैन कंट्रोल हर आर हिम। तो प्रेम को एक टूल के तौर पर जिन पुस्तकों में रखा गया, तो उन पुस्तकों से हम परहेज करते हैं। ज्ञान को एक टूल के रूप में, कंट्रोलिंग टूल के रूप में जिन पुस्तकों में रखा गया, उनसे हम परहेज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ करके आप इवॉल्व होते हो। लेकिन ऐसे ही किसी फिल्म का नाम भी बताइए। फिल्म का? हाँ, क्या आप कई भाषाओं में भी लिखते पढ़ते हैं या कुछ ऐसा है? नहीं, मैंने लोक भाषाओं में लिखा है जी। तो फिल्म तो नहीं, मैं मतलब एक पुस्तक थी, उसका नाम था पाथेय जी। तो पाथेय को जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर की जो संवेदना है वो और समृद्ध हुई। अज्ञेय की जो पुस्तकें हैं, चाहे वो नदी के द्वीप हो, चाहे वो शेखर एक जीवनी हो, चाहे उनके निबंध हो, जब आप उनको पढ़ते हो तो आप इवॉल्व होते हो। ऐसे ही रामविलास शर्मा का जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आप इवॉल्व होते हो। और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, मुझे जो बायोग्राफी को पढ़ने का बड़ा शौक है, तो हम कलाम साहब की बायोग्राफी पढ़ते हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो लगता है कि हाँ, मतलब एक रास्ता हमको दिखता है, तो हमको भी अपना लाइफ स्पैन दिखता है। जी। तो आप उसके साथ अपने को मैच करते हो, तो आपको सीखने को मिलता है उससे, तो लगता है कि ये रास्ता इधर से जा रहा है, इधर से चलो। तो ऐसी चीजें। बाकी जो फिल्में हैं तो मैं फिल्में बहुत ज़्यादा देखता नहीं। अच्छा। हाँ। ओके। बुक पायरेसी के बारे में कुछ आपके तजुर्बे हैं या कोई आपके ऐसा है जो बहुत तजुर्बा है। अभी हम आलेख लिखते हैं जी। तो बहुत सारे लोग मेरे आलेख को अपने नाम से छाप लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आपका जो विचार है वो आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके विचार को आगे बढ़ाने की कीमत कोई दूसरा ले ले, ये अनएथिकल है। अपने नाम से कीमत दूसरा कैसे लेगा कि उसने अपने नाम से लिख दिया है। तो निश्चित रूप से ये चीज, क्योंकि इसमें एक लीगल एस्पेक्ट्स भी है जी हाँ, तो उस पर थोड़ी सी और कड़ाई होनी चाहिए। अभी शायद हमारे कानून उतने कठोर नहीं है कि उस चीज़ों को अच्छे से सेव कर पाएं, उनकी जो चलन है उसको कम कर पाएं। कंट्रोल तो क्या ही होगा। मैंने बहुत लेखकों से बात की, सभी बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं बुक पायरेसी के नाम पे या पायरेसी के नाम पे, क्योंकि हम लीगली काफ़ी उस मामले में अभी कमज़ोर हैं कुल मिला के हमारे देश में चीज़ें। अब वो जो है ना, वो एक मतलब कानूनी उसका अपना पक्ष है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हर लेखक का एक सिग्नेचर होता है जी, ठीक है। तो उस सिग्नेचर जब वो लिखता है तो पता चल जाता है किसने लिखा है। तो लेखकों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, वो भी कॉपी कट कॉपी पेस्ट ना करके एक अपना लिखने का स्टाइल डेवलप करें, है ना। तो औसत मतलब लेखन तो बहुत सारी जगहों पर चल ही रहा है, लेकिन अगर वो सिग्नेचर जो उनका अपना लिखने की शैली है, अगर उससे वो लिखते हैं तो मुझे लगता है उस चीज को कोई चुरा नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओरिजिनलिटी अपनी हाँ, तो वो जो है जैसे हीरा है, जहाँ रहेगा चमकेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखिए उसको कि लोग समझ जाएं कि ये आपका ही लिखा हुआ है। बिल्कुल है ना। तो लेखक के तौर पर मुझे लगता है कि हम पायरेसी से मुकाबला कर सकते हैं, बाकी कानूनी पक्ष तो अलग ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया भवन जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरे हाथ में फरवरी नोट्स है। तो यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें चिट्ठियों के माध्यम से नायक और नायिका आपस में संवाद करते हैं। तो उन्हीं में से एक चिट्ठी मैं आपके लिए ले आया हूँ, पढ़ता हूँ। मेरी तुम, चिट्ठी की शुरुआत होती है मेरी तुम। फिर उसी घाट पर आया हूँ, साथ साथ चलते ताल के कच्चे घाट पर सूरज को अस्त होते देखना जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था, जहां कैशोर्य मन ने किसी की आंखों में स्वयं के प्रति स्नेह अंकुरों को तरुण होते पहली बार देखा। गत अनुभूतियां सघन हो चली हैं। ताल में शैवालों के उठते बुलबुलों के मध्यम स्वर पहचाने हुए हृदय स्पंदन का आभास करा रहे हैं। डूबता सूरज धीरे धीरे पानी को लाल कर रहा है। पूरे ताल में ढाक के फूलों के रंग घुल रहे हैं। उस दिन जब हमारे मौन मुखर हुए तो तुम्हारे मुख पर यही लालिमा उभर आई थी। उस दिन हमने देखा कि कुछ कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। स्नेहिल मन एक दूसरे को कैसे स्पर्श कर लेता है, कैसे चेहरा फूल में बदल जाता है, उस दिन हमने देखा। रात गहराती जा रही है। ताल के जल में चंद्रमा की छाया दिखने लगी। यह तुम ही तो थी जो होकर भी यहाँ नहीं थी। तुम्हारी छाया कितने समय से को पार कर स्मृति ताल में दिखने लगती है। जल तरंगे उठती हैं, पास आते आते जाने कहाँ चली जाती हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। मौसम के पंख को किसी और लोक में ले जाने लगते हैं। ऐसे संसार में जहां आग पिघल कर गुड़ से मीठी हो जाती है। हर श्रृंगार के फूलों का दुपट्टा डाले धरती नाचती है। नील गगन में सफेद सारस मुग्ध भाव से उड़ते जाते हैं। पूरे चांद की रात में ताल का दूसरा पाठ दिखने लगता है, जहां रात के कोमल पांवों में कोई कुमुदनियों की झांझर बांध रहा होता है। सितारों की कनात रोशन हो उठती है। ऐसा लगता है कि किसी ने कांस के फूलों की छड़ी हवा में उछाल दी। लैंप पोस्ट से आती मध्यम मुलायम सी रोशनी के टुकड़े गीले हो रहे हैं। किसी छप्पर से अंगीठी का धुआं निकल रहा है जिसमें चाय की खुशबू है। एक खुशबू विविध भारती के गीत की भी है, जो हवाओं में तराना बनकर गूंज रहा है। इठलाती हवा, नीलम सा गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसा लगता है कि तुम भी छत पर बैठकर चांद को देख रही हो। तुम्हारी पीठ से परावर्तित चांदनी चंद्रमा को और धवल, हिमाल और मधुर बना देती है। तीसरा पहर आने को है। यह जाने का समय होता था। जिन एकांत का हमने निवेश किया, उन पलों का रिटर्न ही है कि भागते शोर मचाते संसार में हम थमे हैं और तुम भी तो। ताल अब सो गया है। आरती सुनो, इस टिप टिप गिरती ओस की बूंद को, यह विदा का संकेत कर रही है। भीगी मिट्टी पर पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। ये निशान गीतों के शिलालेख की शक्ल में है। ये शिलालेख सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपियों जैसे हैं, जिन्हें केवल वही पढ़ सकता है जिसने इसे लिखा है। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा मैं, समर। तो अभी आपने सुनी लेखक डॉक्टर साहब पवन विजय जी से आमने सामने की मेरी एक बातचीत, और साथ में उनका नरेट किया हुआ एक अंश भी। आशा है आपको पसंद आया होगा, और इस एपिसोड के बाद आप इस किताब को, फरवरी नोट्स को लेने के बारे में विचार करने लगेंगे। इसी के साथ ही यह एपिसोड यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।